आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन अब तक शुभ रहा होगा। आप सभी स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, जनपद फतेहपुर पौराणिक काल से, ऐतिहासिक काल से हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। बात अलग है कि इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया ज़्यादा, और ये कभी भी भारत ही नहीं उत्तर प्रदेश के मानचित्र में भी अपनी कोई विशिष्ट पहचान नहीं बना। पौराणिक काल की बात करें तो महर्षि भृगु की तपस्या स्थली इसी जनपद के में है, जिसको आज भृगुठौरा या भिठौरा के नाम से जाना जाता है। गंगा के पूरे प्रवाह में यदि दो जगह कहीं भागीरथी उत्तर वाहिनी हुई है तो पहला भिठौरा में और दूसरा वाराणसी में। वाराणसी तो विश्व प्रसिद्ध है, और सनातन धर्म के ऐसा कोई भी पुराण नहीं है जिसमें काशी का वर्णन न हो, लेकिन फतेहपुर इससे अछूता रह गया। स्वतंत्रता आंदोलन काल में भी फतेहपुर ने महती भूमिका का निर्वाह किया है, और उसका साक्षात उदाहरण फतेहपुर के खजुआ में स्थित 52 इमली का पेड़ है, जहां फिरंगियों ने 52 क्रांतिकारियों को पकड़कर एक साथ फांसी के फंदे में लटका दिया था। लेकिन उसका भी उल्लेख न तो कहीं स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के किसी पुस्तक में है और न इतिहास। आज़ादी के बाद भी फतेहपुर ने राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री तक दिया। 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह फतेहपुर से सांसद बने, तभी वो दिल्ली में जनता मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन फतेहपुर का कोई पहचान नहीं बन पाई। फतेहपुर साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास के गुरु नरहरिदास जी के का भी निवास यही फतेहपुर में था, जो असनी में था। असनी अश्विनी कुमारों की नगरी कही जाती थी, लेकिन आज असनी को जानने वाला भी कोई नहीं। फतेहपुर गंगा और यमुना दोनों महानदियों के बीच में दोआबा क्षेत्र का एक प्रमुख जनपद है, लेकिन अपनी पहचान के लिए तरस खा रहा है। मैं विदेशों की बात नहीं जानता, मैं पूरे देश की बात नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि फतेहपुर कौन सा। यदि किसी से कहा जाए कि फतेहपुर में हम रहते हैं तो कहते हैं कौन से फतेहपुर। बहुत शर्म की बात है। लगभग 200 वर्ष हो गए फतेहपुर को जनपद बने हुए, लेकिन एक जनपद के रूप में फतेहपुर की अपनी कोई पहचान नहीं बन पाई। ये निश्चित रूप से फतेहपुर के निवासियों का, फतेहपुर से चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा फेल्योर। फतेहपुर की पहचान आज माफियाओं के रूप में हो रही। फतेहपुर में जल, जंगल और जमीन तीनों जगह माफियाओं का राज है। प्रकृति की अनुपम देन गंगा नदी में जहाँ बालू पाई जाती है, तो वहीं यमुना नदी मोरम का भंडार है। और फतेहपुर से जुड़े हुए यमुना के क्षेत्र में लगभग 5 या 6 मोरम खदानें हैं, जहाँ पर हैवी पोकलैंड से यमुना का सीना चीरा जा रहा। पूरा यमुना तटवर्ती फतेहपुर का क्षेत्र मोरम माफियाओं का गढ़ बना हुआ है, और मोरम माफिया प्रशासन की नाक के नीचे खुल्लम खुल्ला
शासन और प्रशासन के आदेशों, निर्देशों, शासनादेशों की धज्जियां उड़ाते हुए मोरम का खनन कर रहे हैं, उनका भंडारण कर रहे हैं और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से बनी हुई जनसंपर्क मार्गों को धूल धूसरित कर रहे हैं। बड़ी हंसी भी आती है, दुख भी होता है और शायद क्रोध भी आता है। न तो यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि इसकी बात विधानसभा में करता है, न लोकसभा में करता है, न प्रशासनिक अधिकारियों के लिए से लड़ता है। आम आदमी केवल खुश हो जाता है कि उसने वोट देकर फला पार्टी के फला नेता को उसने एमएलए बना दिया, फला को उसने सांसद बना दिया, और उसके बाद वो 5 साल तक भटभटाता रहता है, भागता रहता है, तड़पता रहता है, कभी इस चौखट पर, कभी उस चौखट। बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने तो बहुत बढ़िया फार्मूला बना रखा है। सप्ताह में एक आध दिन जनपद मुख्यालय में वो अपना जनता दरबार लगाते हैं, आने वाली जनता को बढ़िया कुर्सियों में बैठालते हैं, उनको चाय, बिस्कुट, लड्डू खिला देते हैं और जनता प्रसन्न हो जाती है। क्षेत्र में जाती है, कहती है वाह, फलाने विधायक जी ने तो हमको कुर्सी में बैठाला, हमको चाय पिलाया, हमको लड्डू खिलाया, हमको मिठाई खिलाया। वो भूल जाते हैं कि उन विधायक जी को उन्होंने ही उस कुर्सी में बैठाला है जिसके लिए वो आज वो कुर्सी पे चाय पानी पिला रहे। साथियों, फतेहपुर शहर जो कभी 7 तालाबों के लिए मशहूर था, फतेहपुर में 7 तालाब इतने बड़े थे कि चाहे जितनी बरसात होती थी, शहर का पूरा पानी इन्हीं तालाबों के माध्यम से सरसुखरी नदी में चला जाता था और शहर में कहीं भी कीचड़ दिखाई नहीं पड़ता। धीरे धीरे भूमाफियाओं ने इन तालाबों को निगल लिया। आज जो इक्का दुक्का तालाब बचे भी हैं, वहाँ भी ये भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, लेकिन न किसी जनप्रतिनिधि के कानों में कोई जू रेंग रही है, न प्रशासन के। और प्रशासनिक अधिकारी तो केवल नौकरी करने आते हैं, उनको यहाँ की समस्या से क्या मतलब। जब जिनको जनता यहाँ अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, जब उनको कोई चिंता नहीं है तो वो अनावश्यक चिंता क्यों करे। शासन सत्ता या जनप्रतिनिधियों से वो बैर क्यों ले। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, फतेहपुर में केवल 3 ऐसे समाजसेवी हैं जिनको समाजसेवी कहा जाना चाहिए। पहले डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव हैं, जो निस्वार्थ भाव से मेडिकल क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, अपना सहयोग निरंतर करते रहते हैं। दूसरे अशोक तपस्वी जी हैं, जो सामाजिक क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में वो भी अपनी सहभागिता बराबर निभा रहे हैं। और तीसरे यहाँ की युवा विकास समिति है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हैं, जो इस समय तालाब बचाओ अभियान में लगे हुए हैं। वो कितने सफल होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो निरंतर धरना, प्रदर्शन, आरटीआई से सूचना मांगना, ज्ञापन देना, इन सब कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आम जनता ने एकदम किनारा कर लिया है। आम जनता सोचती है कि हमारा काम नहीं है, जबकि परेशानी उसी को होनी है, उसी को हो रही है और उसी को ही होगी। तो मेरा कहना है, आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सब भी अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल करके अपने जनपद की इन समस्याओं के बारे में मुखर होइए। जो कोई जहाँ जिस स्तर पर भी है, अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब राम सेतु बना था तो उसमें एक गिलहरी का योगदान भी वर्णित है।
तो कोई ये मत समझे कि मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं समाज सेवी नहीं हूँ, तो मैं क्या योगदान करूँ। इस जनपद का एक एक बच्चा, एक एक आदमी अपनी सहभागिता इस जनपद को विकसित होने में सहयोग कर सकता है और करना भी चाहिए। जगाइए अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, जिनको आपने विधानसभा में भेजा है, जिनको आपने लोकसभा में भेजा है, और पहली मांग उठाइए कि हमारे जिले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेशीय स्तर पर बनाई जाए, जिससे लोग किसी को ये ना बताना पड़े कि हम कानपुर और प्रयागराज के बीच वाले फतेहपुर में रहते हैं। साथियों, बहुत संक्रमण काल है इस जिले के लिए। जंगलों में निकल जाइए तो वन माफिया अंधाधुंध हरे वृक्षों पर हथौड़े चला रहे हैं। लकड़ी के कोयला बनाने की भट्टियां धधक रही हैं। तालाबों में चले जाइए तो भूमाफिया उन पर लगातार कब्जा कर रहे हैं, और नदियों में चले जाइए तो वहाँ जो खनन माफिया हैं वो अंधाधुंध जलधारा में हैवी पोकलैंड मशीनें चलवाकर नदियों का सीना चीर रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई से बने हुए संपर्क मार्गों को ध्वस्त कर रहे हैं। ये समय है साथियों, आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन भी प्रारंभ हुआ। क्या कभी हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि जनता की समस्याओं के लिए बनाए गए इन सदनों में जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी तो कुंभ पर होगी, चर्चा होगी तो धर्म पर होगी। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सदन, प्रत्येक सत्र में कम से कम 90 दिन चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का सदन तो पिछले 7-8 सालों में या पिछले 20 सालों में कभी भी रेगुलर 90 दिन नहीं चला। जब सदन बैठेगा ही नहीं, वहां चर्चा ही नहीं होगी, तो जनता की समस्याओं की बात कौन करेगा, कौन सुनेगा, कौन उनका समाधान करेगा। बड़ी डरावनी स्थिति है भविष्य के लिए। एक प्रश्न भी खड़ा कर रही है आज की व्यवस्था कि भविष्य में ये देश लोकतांत्रिक रह भी जाएगा या नहीं। साथियों, हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी न लगे, लगनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जिनको इस जनपद से प्यार है, इस जनपद की संपदा से प्यार है, इस जनपद की पहचान से प्यार है, उन सबको अपनी आवाज उठाना ही पड़ेगा। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला, और यदि हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत आभार होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला।